सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है सोसाइटी का कास्ट। कास्ट का इशू जो है वो बहुत पहले से ही एक प्रेवलेंट इशू था और आज हम इसके हर सेगमेंट में पढ़ेंगे। कास्ट क्या होता है, मेजर चैलेंजेस क्या है कास्ट के, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, आ, आपका कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस क्या होता है। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि दलित मूवमेंट्स क्या क्या थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो रेजिलिएंट सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ते कि हमें कास्ट सिस्टम को डिकंस्ट्रक्ट करना है। तो मिथ ये है कि मॉडर्निटी ने कास्ट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कास्ट यहाँ तक कि अडॉप्ट कर चुका है या अडेप्ट कर चुका है मॉडर्निटी को। ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया है वो रिचुअल डोमिनेंस से पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पावर के डोमिनेंस में। ये प्रेजेंट करता है कि हमें एक डाइसेक्शन सिस्टम की जरूरत है। तो कास्ट होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कास्ट एक क्लोज सोशल सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज करता है हायरकी को, लेबर को, आइडेंटिटी को, पावर को, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक स्ट्रक्चर ही इनइक्वलिटी का है। इसमें कोई इंडिविजुअल प्रेजुडाइज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। देखो कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कार्य कास्ट जो है वो एंडोगेमस होता है कि भाई शादियां एक कास्ट के अंदर ही होनी चाहिए, हेरिडिटरी, कि भाई मेंबरशिप जो है वो बर्थ के साथ ही मिल जाती है। हायरकियल होता है कि भाई एक कास्ट जो होता है उसमें रैंकिंग होती है, कौन हाई है कौन लो है। कास्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि भाई आप ऑक्यूपेशन वाइज क्या करोगे। कास्ट जो होता है वो पूरे सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। अगर आप राइट वाला डायग्राम बहुत क्लियर देख पा रहे हो तो उसमें कितने क्लियरली वो बोल रहे हैं कि भाई देखो ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो प्योरिटी को दिखा रहा है, नीचे उसके बाद होमोजेनस ग्रुप जो है मोरल जस्टिफिकेशन हो रहा है, फिर ये नीचे वाला ग्रुप जो है वो इम्प्योरिटी को दिखा रहा है। तो ये पूरा आपका टॉप से बॉटम एक मोरल जस्टिफिकेशन दिखा रहा है कि भाई हम आपको हमारा स्टैंडिंग आपसे ज्यादा है सोसाइटी में। फिर जो कोड इंजन्स है जिनके वजह से ये एंशियंट कास्ट मैलवेयर जो है आज तक चल रहा है, वो है तीन रीजंस की वजह से। पहला है हायरकी, दूसरा है एंडोगेमी, तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर। हायरकी का आपको बता दिया कि एक रैंकिंग सिस्टम होता है। एंडोगेमी बता दिया कि एक कास्ट के अंदर ही मैरिज करना। डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब होता है कि भाई ऑक्यूपेशन फिक्स रहता है जन्म के साथ ही। आप इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन कर रहे हो, हायरकी का मतलब अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है तो उसका बच्चा आगे जाके मैनुअल स्कैवेंजिंग ही करेगा और उससे ही पैसा कमाएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत क्लियरली बोला था कि कास्ट जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। मतलब ये हमें काम नहीं बता रहा है कि भाई कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ये हमें बता रहा है कि आपके बर्थ के साथ ही आपका काम फिक्स हो गया है, आपको यही काम करना है मरते दम तक। अब इसके बाद आता है तो फोर्सेस ऑफ डिसरप्शन की भाई किस किस ने चैलेंज करने की कोशिश करी है कास्ट के सिस्टम को। तो तीन मेजर फोर्सेस है। एक पावर ऑफ रेजिस्टेंस, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे बाय द थिंकर्स ऑफ अंबेडकर है, फूले है, पेरियर है। उनने कोशिश किया था इसको रेजिस्ट करने का। दलित मूवमेंट जो थे हमेशा असर्ट करते थे अपनी डिग्निटी को, डिमांड करी, उन्हें राइट्स को मोबिलाइज किया पॉलिटिकली। दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर्मली अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को, एस्टेब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इनेबल अफर्मेटिव एक्शंस। अब क्या है तीसरा, तीसरा जो बोलते हैं कि टाइड ऑफ मॉडर्निटी क्या है। टाइड ऑफ मॉडर्निटी है कि अर्बनाइजेशन बोल लो, एजुकेशन बोल लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल लो, इसने बहुत हद तक कोशिश किया कि विलेज बेस्ड कास्ट इन्फोर्समेंट को हम कम करें। मॉडर्न एजुकेशन जो है वो क्वेश्चन करता है, वो रैशनैलिटी को आपको प्रोत्साहन देता है, जिसके से आप क्वेश्चन कर सकते हो कास्ट नॉर्म्स को। अब ग्रेटर म्यूटेशन क्या है, भाई हम बोल रहे हैं ना कि कास्ट खत्म नहीं हुआ है, कास्ट जो है एनाइलेट नहीं हुआ, वो अडेप्ट हो गया है। कास्ट इन इंडिया जो है सरवाइव कर गया है मॉडर्निटी में। कैसे? रिचुअल स्टेट में क्या था, हम लोग जब विलेज स्टेट में देखोगे तो एक आपको एक प्रीस्टली क्लास दिखता है, ब्राह्मण क्लास, ब्राह्मणिकल ऑर्डर दिखता है, फिर मर्चेंट ऑर्डर दिखता है, फिर आपके आउटस्कर्ट्स में लेबर रहते थे। पर आज के टाइम पे अर्बन सेंटर में इंस्टीट्यूशनल कास्ट देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल कास्ट मतलब कि भाई आपकी बायस देखने को मिलेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट में बायस देखने को मिलेगा, आपके हायरिंग में बायस देखने को मिलेगा, आपके प्रमोशन में। एक सीलिंग आ जाता है जिसके ऊपर आप जा नहीं सकते। मतलब ये जो लेबरर्स जो नीचे काम कर रहे हैं, सर्विस जो सैनिटेशन, ये कभी भी इस सीलिंग को क्रॉस करके गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन सकते और ऊपर जाके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं बन सकते। ये सिस्टम लॉजिक शिफ्ट करता है कि भाई देखो रिचुअल जो होता है, रिचुअल कास्ट जो होता है वो ओवर्टली कास्ट को दिखाता है कि भाई डायरेक्टली इम्प्लीकेशन दिखाना। पर आज के टाइम पे ये कोवर्टली दिखता है, मतलब छुप छुप के कास्ट प्रैक्टिसेस होना, पर होती जरूर है। तो हम रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में बात करते हैं। देखो रूरल एरियाज में विजिबिलिटी जो है हाईली विजिबल, आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि कास्ट प्रेजेंस है, पब्लिकली प्रैक्टिस भी किया जाता है, कुछ स्लर्स का नाम भी है, मतलब जो डेरोगेटरी टर्म्स है उनको भी यूज किया जाता है।
अर्बन कास्ट जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड बन गया है, कोडेड बन गया है, इम्प्लिसिट बन गया है। सरनेम्स, नेटवर्क, रेसिडेंशियल पैटर्न के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। हायरकी, रूरल में हायरकी है, रिचुअल पावर, आपको प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन में कंसेप्ट दिखेगा। पर अर्बन में आपको ये हायरकी इंस्टीट्यूशनल पावर के हिसाब में दिखेगा कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इलीट लोग कैप्चर करके रखे। इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटीज हुए, कॉर्पोरेशन हुए, मीडिया हाउसेज हुए। सोशल कंट्रोल, देखो सोशल कंट्रोल ये है कि अगर कभी कोई कार से आए बाएं चला जाए तो गांव वाले पनिश कैसे करते हैं उस जिसने आए बाएं गया है, वो करते खाप पंचायत के द्वारा। वायलेशन जब भी होता है तो वो या तो सोशल बॉयकॉट होता है या तो वायलेंस होता है। पर इसमें सोशल कंट्रोल कैसे होता है? सोशल कंट्रोल किया जाता है उनको इनफॉर्मल एक्सक्लूड करके, एक्सरसाइज थ्रू इनफॉर्मल एक्सक्लूजन, कि भाई उनको पार्टिसिपेट ही नहीं कराया जाता। ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेशन होता है हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन में, रेंटल रिफ्यूजल्स में, वर्क प्लेस बायस में, ऐसे वर्क के सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन भी देखो यहाँ पर आपको ओवर्ट होता है, फिजिकल होता है, विजिबल होता है। आप देख सकते हो कि टेम्पल एंट्री नहीं हो रही है, अनटचेबिलिटी हो रहा है। पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को कोवर्ट तरीके से होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, हायरिंग बायस है, सब्टल ह्यूमिलिएशन है। तो आपको यहाँ देखने की जरूरत है कि रिचुअल हायरकी से हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी की कैसे कैसे चलेगा, हमने पॉलिटिकल मास मोबिलाइजेशन कैसे कराया कास्ट का। सिंपल तरीके से अगर आप ध्यान से देखो कि मॉडर्न इंडिया ने अपना प्राइमरी टूल जो था कास्ट का, उसने पूरा कन्वर्जन हुआ है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में। आजकल के टाइम पे कास्ट एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, वोट बैंक है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में। डेमोक्रेटाइजेशन ने क्या किया है कि उसने एलिमिनेट नहीं किया कास्ट, उसने पावर दी लोगों के हाथ में, जिसकी वजह से एक नया एरिना बन गया कास्ट के लिए। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक डबल एज सोर्ड है। क्यों? क्योंकि एक तरह से पॉलिटाइजेशन आपको एम्पावर कर रहा है, आपकी वॉइस ला रहा है, आपके राइट्स के बारे में बात कर पा रहे हैं। पर दूसरा इंट्रेंचमेंट भी हो रहा है। इंट्रेंचमेंट मतलब बार बार आप कास्ट लाइंस के बारे में ही सोच रहे हो, जिसकी वजह से सोशल फैब्रिक और ज्यादा डाइसेक्ट होते जा रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई मेनली स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या है जो आपके आड़े आ रही है कास्ट सिस्टम को हटाने में। सबसे पहला है पॉलिटिकल चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंजेस ये है कि जब अगर ग्रुप बेस्ड या कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करोगे तो वो लोग जो है वोट बैंक हिसाब से ही चलेंगे, तो कभी भी नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा है रिजर्वेशन टेंशन, कि भाई ये बार बार यही टेंशन आता है हमेशा इलेक्शन में, मेरिट वर्सेस इक्वालिटी का, कि भाई रिजर्वेशन क्यों देना है। और कुछ कुछ जो सब्लिमल कास्ट जो है, ऊपर बैठी कास्ट, जो उनको कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस का कंसेप्ट आता है। कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस का मतलब होता है जो अपर कास्ट है वो लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को हाईलाइट करें लोअर कास्ट के, ताकि उनको फैसिलिटी मिल सके स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में बेनिफिट्स मिल सके। सोशल चैलेंजेस क्या है? सोशल चैलेंजेस है कि आज के टाइम में भी अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्पाइट ये इलीगल है, पर ये इसका इनफॉर्मल तरीके से करती है, जैसे हाउसिंग में, टेम्पल्स में, पब्लिक स्पेसेस में। टेम्पल के बाहर लिखा नहीं होगा कि भाई आप लोग मत आना, ये अंदर सॉफ्ट तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिस्टमेटिक वायलेंस, सिस्टमेटिक वायलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई एट्रोसिटीज दलित्स के अगेंस्ट होती है ना। ये यूजुअली सोशल कंट्रोल करने के लिए होता है कि भाई तुम ज्यादा हम लोग से डिसरे मत करो, या हम लोग की बात ऐसे डिफाई मत करो। अर्बन सेग्रीगेशन होता है, देखो रेसिडेंशियल एरियाज हुआ, मैरिज लाइंस हुए, जितने प्रोफेशनल एलीट ग्रुप्स है जैसे आपके गोल्फ कोर्स वगैरह है ना, क्लब्स वगैरह, बिजनेस मार्केटिंग के जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें सब कास्ट लाइंस पर डिवाइड रहता है कि भाई ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। इकोनॉमिक चैलेंज होता है हिडन कास्ट। हिडन कास्ट का मतलब इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन करना आपकी हायरिंग में, प्रमोशन में, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके, इंटरव्यू बोर्ड को लेके। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन भी रहता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये रहता है कि भाई आपके जॉब जो है पहले से डिवाइडेड रहते हैं। लो कास्ट वाले लो पे जॉब करेंगे, अपर कास्ट वाले वो सोशल कैपिटल और आपका कैपिटल जो होता है मॉनेटरी कैपिटल को कैप्चर करते रहेंगे। तो वाई द सिस्टम एंड्योर्स द मैं, तो अभी तक कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है इतने सालों से? सबसे पहला है सोशलाइजेशन। बच्चों को स्टार्टिंग में ही फैमिली के अंदर, स्कूल के अंदर सीखने को मिल जाता है कि भाई कास्ट क्या होता है। इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई ये बायस जो होता है वो आपको क्लियरली देखने को मिलता है। इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन मतलब बायस जो है वो शिफ्ट हो गया क्लियरली। पहले ओपन तरीके से करते थे, ओवर्टली तरीके से करते थे, अब ये इनफॉर्मल तरीके से हो गया, सब्टल तरीके से हो गया। तो इसको अब रोकोगे कैसे? क्योंकि लीगल एक्ट तो जो है वो जो खुल के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोक सकता है, पर जो इम्प्लिसिट हो रहा है उसको कैसे रोकोगे आप? ये तो माइंडसेट का एरर है, वीक इन्फोर्समेंट है। हाँ, अब जितने भी लॉज है उसका भी इन्फोर्समेंट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप कैसे रोकोगे? जैसे ST SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसका एंडोगेमी है। अब एंडोगेमी आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कास्ट के प्रिविलेंस का, क्योंकि भाई आप एक ही कास्ट के अंदर शादी करवाते हो और वो बार बार रिप्रोड्यूस करते रहता है कास्ट की हायरकीज को और कास्ट सिस्टम को। इकोनॉमिक रीइंफोर्समेंट है
कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो है ओवरलैप करता है सिग्निफिकेंटली। देखो, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अगर होगी, अगर आप बहुत गरीब हो गए, तो आगे जाके आपकी सोशल इनइक्वलिटी भी होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं कि कोई एकदम रिफॉर्मिस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लेके आ जाए कास्ट के लिए, क्योंकि वो कास्ट जो है वो वोट बैंक है। वही तो वोट देंगे, अगर उनको ग्रीवियंस नहीं रहेगा तो वोट कैसे देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इम्पेरेटिव ऑफ इरेडिकेशन, कि भाई हम क्या चीजें करें जिसकी वजह से मतलब इरेडिकेट कर सके इस चीज को, है ना। मेनली हमें इरेडिकेट करने की जरूरत क्यों है, हम लोग एनाइलेट करने की बात क्यों कर रहे हैं, कास्ट को रिफॉर्म क्यों नहीं कर सकते। जो गांधीयन अप्रोच है, गांधी जी जो है वो बोलते थे कि कास्ट सही चीज है, कास्ट एक सोशल ऑर्डर देता है। पर गांधी जी एनाइलेशन को लेके सपोर्टिव नहीं थे, वो रिफॉर्म को लेके सपोर्टिव थे। पर हमारे लिए आज के टाइम पे इरेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो कास्ट है वो एकदम इनकॉम्पेटेबल है या इनकम्पैटिबल है विद डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी बिलीव करता है इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे, फ्रेटर्निटी पे। पर वहीं पर कास्ट जो है वो बिलीव करता है हायरकी पे, बर्थ राइट पे, इनइक्वलिटी पे। ये एक ही अपोजिट चीज है जो एक साथ मैच नहीं कर सकते। फिर आता है ऑब्स्टिकल टू सोशल जस्टिस। ऑब्स्टिकल टू सोशल जस्टिस ये है कि सिस्टमेटिकली डिनाई किया जाता है आपको इक्वल रिसोर्सेज, आप डिग्निटी एक्सेस नहीं कर सकते, सोशल मोबिलिटी नहीं कर सकते, आप अपना इकोनॉमिक प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। वायलेशन टू ह्यूमन डिग्निटी, आप अगर बार बार किसी को ह्यूमिलिएट करोगे, उनको गलत गलत डेरोगेटरी टर्म से बुलाओगे, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करोगे, तो आप ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हो। नेशनल इंटीग्रेशन, अगर बार बार आप इसी चीज में घूमते रहेगा कि भाई मेरी कास्ट मेरी कास्ट मेरी कास्ट, तो आप नेशनल कॉन्शियसनेस में कैसे कॉन्स्टिट्यूट करोगे, आप कभी एक एज अ नेशन कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे। टू द पावर ऑफ रेजिस्टेंस अ लेगेसी ऑफ फोर्सिंग चेंज। तो अब इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हम मेनली कुछ एक बड़ा चेंज कर पाए कास्ट सिस्टम में, मतलब रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं हम लोग, या एनाइलेशन भी करना तो क्या चीजें स्टेप करना चाहिए हमें, सक्सेसिव वे फॉरवर्ड क्या है। देखो, सबसे मेन चीज है सोशल मोबिलिटी। आपको सोशल मोबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा हायर एजुकेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिसेस में, है ना। और ये चीजें पुराने रिफॉर्म्स ने करी भी है। जैसे फोर्ज किया इकोनॉमिक पाथवेज, जैसे आपका दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बनना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का डेवलप होना जो दलित सेक्टर से आते हो। ये रिफॉर्म्स के मतलब जितने भी हम लोग के दलित मूवमेंट्स है ना, उसी का रेप्लिकेशन है। कि दलित मूवमेंट की वजह से हम लोग सोशल मोबिलिटी कर पा रहे हैं, हम लोग को एजुकेशन मिल रहा है, हमको ब्यूरोक्रेसी मिल रहा है, और आज के टाइम पे हम लोग के एंटरप्रेन्योर विंग भी है। दूसरा, कि हमें लीगल रिफॉर्म्स भी मिले हैं हमारे दलित मूवमेंट के वजह से, जैसे ST SC प्रिवेंशन ऑफ एक्ट जो है उसके वजह से। अब ये है कि दलित मूवमेंट की वजह से अब हम एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि हमें पॉलिटिकल राइट्स के लिए बेग नहीं करना है, हमें दलित राइट्स को असर्ट करना है। दलित राइट्स को असर्ट करना है मतलब हमारे लिटरेचर को असर्ट करो, हमारे आर्ट को असर्ट करो, डॉक्टर B R अम्बेडकर के थॉट्स को असर्ट करो। जिससे क्या होगा कि जो ब्राह्मणिकल नॉलेज का जो कैप्चर है उसको हम चैलेंज कर पाएंगे। तो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, अगर आपको ये चीज को हटाना है आपके सिस्टम से, तो एक मल्टी फेसेस प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि एक मल्टी फेसेड प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन एंड लीगल रिफॉर्म क्या है, कि भाई सबसे पहले आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने चाहिए जो एट्रोसिटी वाले केसेस को सॉल्व कर सके। दूसरा है इंसेंटिवाइज इंक्लूजन। इंसेंटिवाइज इंक्लूजन का मतलब यह है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह है, या जितने भी कॉर्पोरेट्स वगैरह है, या जो भी आपके एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक दो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, रूसा और नैक। जिससे क्या होगा, और उसमें आप ऐड करो आपके कास्ट इंक्लूजन मैट्रिक्स को, जिसमें जिसके बेसिस पे आपको फंडिंग मिलेगा। अगर आप कास्ट के बेसिस पे अच्छा काम कर रहे हो तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। और फेयर सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए, मतलब आपके जितने भी आपका इंटरव्यू बोर्ड हो या आपका सिलेक्शन प्रोसेस बोर्ड हो, उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए, ब्राह्मणिकल या किसी भी एलीट एलीट कैप्चर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कल्चरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, एंडोगमी को अटैक करो, इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करो। रिफॉर्म कैसे कर सकते हो एजुकेशन को, भाई आप दलित हिस्ट्री के बारे में बताओ, आप एंटी कास्ट मूवमेंट के बारे में बताओ, आप थिंकर्स के बारे में बताओ। तभी तो आप उनके पर्सपेक्टिव के बारे में जानोगे ना। जैसे जो झूठा लिखा गया है, झूठा जो ऑटोबायोग्राफी है, उसको बताओ कि भाई वो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव देते हैं कि भाई बॉटम से अप का पर्सपेक्टिव क्या है, एक दलित कैसे सोसाइटी को देखता है। फिर नैरेटिव को शिफ्ट करो। क्या है कि आजकल के टाइम में मैक्सिमम मीडिया जो है वो स्टोरी बेस्ड मीडिया है, और वो एक क्लासेस मीडिया को दिखाते हैं। तो हमें इनको फंड करने की जरूरत है, जो दलित इन्फ्लुएंसर्स है या दलित मीडिया, दलित बेस्ड मीडिया हाउसेस है, ताकि वो अपने पॉइंट को समाज के सामने रख सके, हमारे प्रॉब्लम्स ये है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट कराने की जरूरत है। फिर दूसरा, एसेट ओनरशिप। देखो, सबसे ताज्जुब की बात होगी कि दलित जो है हमारे पॉपुलेशन में 17% पॉपुलेशन कैप्चर करते हैं, पर उनके पास एसेट होल्डिंग में सिर्फ 9% है।
तो हमको इनको और ज्यादा लैंड देने की जरूरत है। इनइक्वालिटी बहुत क्लियर दिखती है यहाँ पर। ठीक है। अन अभी भी इतने सारे रिफॉर्म आने के बाद भी अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व फ्रंटियर्स है, ये अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ये जो दलित पॉलिटाइजेशन जो हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दलित अपने ही आप में डिवाइडेड है ना। और कुछ सब लेवल पे डिवाइड है, मतलब एक दलित क्लास के अंदर भी सब दलित लेवल जो है वो भी डिवाइडेड है। क्लास के अंदर क्लास जो होता है, सब क्लास, वो आपस में ही डिवाइडेड है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जो है दलित की कम होती जा रही है। अगर एक ही ग्रुप जो है वो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, तो उनकी पूरी टोटल कलेक्टिव पावर तो कम हो जाएगी। दूसरा है डीप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि भाई मैक्सिमम दलित जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है या लो वेज वर्कर में है, जिसकी वजह से आपको एक डिस्पैरिटी क्लियर देखने को मिलेगा। फिर है आपका इंस्टीट्यूशनल बायस, कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट, जुडिशरी इनफॉर्मल बायसेस दिखाती है दलित के अगेंस्ट। फिर आता है कल्चरल एंड रिलीजियस सैंक्शन, कि ये जो हायरकी जो है, ये एक्चुअली बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है। ये जो कास्ट सिस्टम जो है, ये आप कितना भी बुक से हटा लो, जो भी कर लो, जितना भी मैनिपुलेट कर लो, ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है लोगों के द्वारा। और ये बिलीफ सिस्टम इसलिए डेवलप हो, रिलीजन ही जो है वो सैंक्शन करता है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला था कि जितने भी हिंदू लिटरेचर्स हैं आपके, वो कास्ट को सैंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इसको डिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आगे जाके रास्ता क्या है आपका? देखो, आपको इतना तो समझ में आ गया कि अब हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ गया, कि हम रिचुअल डोमिनेंस से हम लोग पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डोमिनेंस की तरफ चले गए। अगर हमें इरेडिकेट ही करना है कास्ट को, तो लॉ से काम नहीं चलेगा। हमें सही में इंस्टीट्यूशन, माइंडसेट, एवरीडे प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें इंटरकास्ट मैरिजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, एक होलिस्टिक एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एक फ्री स्पेस वर्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम लोग एक मॉडर्न पावर को डेवलप कर सकते हैं। ये स्ट्रगल जो है, वो अब एंशियंट प्रेजुडाइज की नहीं है। ये स्ट्रगल जो है अब कंटेम्परेरी इश्यूज को लेके होने लग गया है। तो मुझे लगता है मैंने आज आपको समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करी होगी ये टॉपिक को। आगे जाके मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।